हरीश दिनाटा जी जो हमारे शिमला के एमएलए हैं, मिस्टर संजय अवस्थी अर्की के एमएलए हैं, हमारे इस स्कूल की सिस्टर मोइली अब्राम जी, 2 मिनट। सिस्टर मोली अब्राम प्रिंसिपल, all distinguished guests, teachers, प्यारी बेटियों, गूंज रहा है आवाज। 40 years back, I came to this college. At that time, I took participate in debate competition. I came from Government College Shimla, which is known as an excellent college. I was president of Government College Shimla. Here you are calling admiral and vice admiral. I took part, but I stood second last. और आज जब मैं 40 इयर्स के बाद जब इस कॉलेज में आया तो मुझे अपने जो एक्सेलेंस कॉलेज है उसके दिन भी याद आए और आपके कॉलेज के भी दिन याद आए। मैं आपके प्रोफेसर साहब से पूछ रहा था कि यहाँ की स्ट्रेंथ कितनी है। वो कह रहे थे 1000 के करीब है। जब हम पढ़ते थे, इट इज बैक इन 1984, तब इस कॉलेज की स्ट्रेंथ 3000, मोर देन 3000 होती और गवर्नमेंट कॉलेज की स्ट्रेंथ 4000 के करीब हुआ करती। देयर वॉज ओनली वन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज शिमला, एंड 2 गर्ल्स कॉलेज, सेंट बीट्स कॉलेज एंड आरके। और मुझे बहुत अच्छा लगा, हम जब स्टूडेंट्स लाइफ में थे तब इस कॉलेज में आए और आज मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं इस कॉलेज में। जब मैं कॉलेज में 2 बेटियों के साथ हैंडशेक किया, उस समय मुझे याद आया अपने कॉलेज के दिन कि मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था। वैसे ही जब कोई चीफ गेस्ट आता था तो हमसे वो हैंडशेक किया करते थे। और उसके बाद मैंने राजनीतिक जीवन की जो सीढ़ियां हैं, उस 17 साल की उम्र में जब पीयूसी हुआ करती थी, उस समय मैंने पहला इलेक्शन लड़ा क्लास रिप्रेजेंटेटिव का, जिसे आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। फिर 18 इयर्स में भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा, फिर 19 ईयर में मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना, इलेक्टेड। और शिमला में सिर्फ गोरू, चौपाल, जुब्बर, घनाटी, जुनगा, सब जगह एक कॉलेज होता था। मैं उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। तो माई पॉलिटिकल जर्नी एज ए स्टूडेंट्स लीडर शुरू हुई। फिर हम यूनिवर्सिटी गए। अब यूनिवर्सिटी जब गए तो कुछ प्रोफेसर मेरे टाइम के यहाँ बैठे, और लॉ में जब मैंने एडमिशन लिया तो डीआर बना, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरे यूनिवर्सिटीज में पूरे हिमाचल प्रदेश के 4 से 5 हजार बच्चे हुआ करते थे। और सेंट बीट्स कॉलेज का पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक नाम था। एडमिशंस करने के लिए भी बड़ी बड़ी सिफारिशें करनी पड़ती थी। मुझे खुशी है कि उस स्टैंडर्ड को आपने बना के रखा है, लेकिन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है।
उसका कारण कई है। हर जगह इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं, जहां देखा वहां इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बैठक ली तो पाया हिंदुस्तान में क्वालिटी एजुकेशंस में जो स्कूल एजुकेशन है उसमें हम 21 स्थान पर हैं। हमने उसमें सुधार किया। हमने 1000 के करीब स्कूल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बंद किया। हम बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम धोखा दे रहे थे उन परिवार के लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। माँ बाप तो ये सोचता है कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेज दिया, लेकिन क्वालिटी के एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे क्योंकि वहाँ टीचर ही नहीं थे। रिफॉर्म्स किए और रिफॉर्म्स अभी जारी है। कुछ फैसले लेने हैं प्रदेश हित में, कॉलेज एजुकेशन हित में, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अप टू यूनिवर्सिटी लेवल हमें फैसले करने हैं। हमने एजुकेशन को कई भागों में बांटकर उसमें रिफॉर्म करने शुरू किए और आज उन रिफॉर्म्स का 2 साल बाद ये परिणाम आया कि जो एसआर की रैंकिंग है उसमें हम पहले स्थान पर पहुंचे। पर ये काफी नहीं है। 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जो रूटीन है। आए, बुक की, पढ़ लिया, क्योंकि फ्यूचर की जो चुनौतियां हैं वो हमारी अगर कोई सामना करेगा तो युवा पीढ़ी सामना करेगी। उस फ्यूचर की चुनौतियों के लिए हमें आज से युवा पीढ़ी को तैयार करना है और बेसिक एजुकेशन से उसको तैयार करना है। हमने एक कंसेप्ट लाया, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स। 10 स्कूल पर में उसमें काम चल रहा है। कम से कम 50 बीघा में एक स्कूल होगा जिसमें स्पोर्ट्स की सभी सुविधाएं होगी और जहां पानी होगा वहां स्विमिंग पूल भी उन गांव के बच्चों की एजुकेशन के लिए होंगे। तकरीबन अगले 2-3 साल में हर एक विधानसभा क्षेत्र में फर्स्ट फेज में 68 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जाएंगे। धीरे धीरे और भी जो स्कूल उनको हम टेक ओवर कर लेंगे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। प्री नर्सरी से लेकर +2 तक हम एक स्कूल एजुकेशन बोर्ड बना रहे हैं, कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टरेट बना रहे हैं। उसकी प्रक्रिया चलिए कि प्री नर्सरी से ही बच्चा उस स्कूल में आए, प्ले स्कूल में आए, फिर प्राइमरी स्कूल में आए, मिडिल स्कूल में आए और जिस जिस एक्टिविटीज में वो जाना चाहता है, अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाना चाहता है तो उसको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में आगे बढ़ाया जाए। उसको उस प्रकार की स्पोर्ट्स की सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक और चीज देखिए, हेल्थ के सेक्टर में जो बच्चे आ रहे हैं, स्टंटेड आ रहे हैं, यानी छोटे आ रहे हैं, हेल्दी नहीं आ रहे हैं, इसलिए डे बोर्डिंग का कंसेप्ट लाया गया है कि उन्हें उस स्कूल में पौष्टिक आहार मिले, उनकी डाइट अच्छी हो। इस दिशा में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो अब बदल चुका है। आने वाले समय में जो हमारे स्ट्रीम्स है, जो रेगुलर पढ़ी जाती है वो तो चल रही है, लेकिन हमने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी के कोर्स शुरू किए हैं, डिग्री शुरू की है, ताकि उनको रोजगार मिल सके। और जब इन कोर्स को करेंगे जो भविष्य के शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हमें इस मामले में आगे आना पड़ेगा। इस वर्ष हम +2 के बाद ही बीएड शुरू करने जा रहे हैं।
इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत +2 के बाद हम बीएड करने जा रहे हैं। अगर सिस्टर चाहेगी तो आपके इस कॉलेज में भी +2 के बाद हम उसको बीएड शुरू कर देंगे। अभी आप क्या होता है, अभी आप ग्रेजुएशन करते हो फिर 2 साल की बीएड करनी पड़ती है। तो जब बच्चा +2 कर लेगा और कॉलेज में ही रहकर 4 ईयर की वो बीएड का कोर्स कर लेगा तो उसकी लर्निंग, क्योंकि उसने टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो अच्छी हो जाएगी। स्पोर्ट्स में हम बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, किन किन स्पोर्ट्स को हमने बढ़ाना है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम की सुविधा देने जा रहे हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कॉलेज चेयरमैन जिन कॉलेजेस में हम भी जाते थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स लाइफ में रहे हैं तो देखा है, तो वो सुविधाएं हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। लेकिन हमने कहा कि जब हमारे बच्चों को सुविधा पर्याप्त ना होने के बाद भी वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा रहे हैं, तो उनकी सुविधाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक्स खेलने वाले, एशियन गेम्स खेलने वाले, नेशनल गेम्स खेलने वाले, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाले, उन सब बच्चों को हमने प्राइज मनी में 100% का इजाफा किया। एक पैरा ओलंपिक का खिलाड़ी जिसने जीवन में नहीं कभी सोचा था, हमारे पास आ रहा था स्पोर्ट्स में रोजगार मांगने आ रहा था कि मुझे कहीं नौकरी लगा दे, उसको हमने 14 करोड़ रुपए के मेडल जीतने के लिए दिए। और जो कबड्डी में खेल के आए पूरी कबड्डी टीम को, मतलब स्पोर्ट्स के हमने पैसों को बहुत बढ़ा दिया। मैंने देखा जब यूनिवर्सिटी की इंटर कॉलेज होती थी, इंटर यूनिवर्सिटी होती थी, स्कूल गेम्स होते थे, नेशनल इंटर यूनिवर्सिटी में जाना होता था, तो डाइट मनी थी वो बहुत कम थी। हमने उस डाइट मनी को 120 से बढ़ाकर 400 रुपीज कर दिया और कहा कि दिल्ली तक तो चलो आप एसी बस और 3 टायर एसी रेलवे में जाएंगे, लेकिन दिल्ली के ऊपर आपको बाई एयर सुविधा मिलेगी। तो अब बच्चे जाने लगे। पिछले साल हमने योजना लागू की। इसके अलावा हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे हो बच्चों का, जितने भी इस बार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनको हमने सिंगापुर और कंबोडिया भेजा। कुछ बच्चे जब पहली बार एयरपोर्ट पहुंचे, टी3 पहुंचे, क्योंकि घूमने से भी ज्यादा नॉलेज आता है। पढ़ लिख के तो आप एकेडमिशियन बन जाओगे, लिखना जानोगे, सुनना जानोगे, लेकिन जीवन के अनुभव में जैसे जैसे आप गुजरते जाओगे आप ज्ञान प्राप्त करते जाओगे। एक्सपीरियंस आपको ग्रेटेस्ट नॉलेज देता है। तो बच्चे के जब वापिस आए तो बहुत खुश हुए। टीचर्स को भी हम बाहर भेज रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? महज खुश करने के लिए नहीं, एक्सपोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम उस दिशा पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बेटी का जो डाला था इन्होंने अपना स्कार्फ, उसमें लिखा था डिजास्टर्स। बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी आपदा इतिहास की हिमाचल प्रदेश ने 2023-24 में महसूस की। इससे पहले कभी ऐसा डिजास्टर नहीं आया। मैं नया मुख्यमंत्री बना था, रोज सुबह से शाम तक ये फोन आते थे कि आज यहां ये बादल फट गया, यहां लैंडस्लाइड्स हो गया। और जब मैं उस डिजास्टर को मैंने नजदीक से देखा तो पाया कि क्लाइमेट चेंज की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप देखते हैं कि मार्च में बहुत ठंडी हो रही है, बर्फ पड़ रही है, जो कि जनवरी और फरवरी में आपकी पड़नी शुरू होती थी। और जब मैं डिजास्टर प्रोन एरिया में गया तो क्या सीखा जाता है। मैं तो उस फील्ड तक गया। पहली बार डिजास्टर के कारण हिमाचल प्रदेश में
23,000 परिवार बेघर हो गए। रात को जिस घर में बैठकर अपने परिवार के साथ रात्रि भोजन कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, एक लैंडस्लाइड आया, अपनी जान बचाकर बस भागे। पीने के पानी का गिलास तक नहीं उस परिवारों के पास बचा। ऐसे 23,000 परिवार थे। अब फेंके कहां? जीवन भर की कमाई हिमाचल में लोग अपने पक्का घर बनाने में, अच्छा घर बनाने में लगा देते। कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, हिमाचल में एक या दो घर से ज्यादा किसी के घर नहीं। एक पेरेंटल हाउस है, पैतृक निवास है, दूसरा हम जहां रहते हैं वहां सोचते हैं कि एक घर हमारा बने। 23,000 परिवार सड़कों पर आ गए। 551 के करीब मौत हुई और राज्य की आर्थिक हालत इतनी बुरी कि हम अपना 100 रुपया जो खर्च करते हैं उसमें से 70 रुपया सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पे, ब्याज और ब्याज के इंटरेस्ट पर खर्च कर देते हैं। अगर मेरी कमाई 100 रुपया है और मैं 100 रुपया में से 70 रुपया कमिटेड लाइबिलिटीज के रूप में हमने खर्च करना है, तो 70 रुपया हमारा खर्च होता है। और उसका फर्क क्या पड़ता है? हम उनको तो खुश कर देते हैं, उसका फर्क यह पड़ता है कि जो आपके शिक्षा संस्थान है वहां हम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के कमरे नहीं बना पाते, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते और हमारी जो शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है वो अलग से। मैं डिग्री तो ले लूं, डिग्री लेने के बाद मैं क्या एलिजिबल हूं एजुकेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है। हेल्थ सेक्टर, हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी हालत है क्योंकि पैसा ही नहीं था। हमने फैसले लिए, आपके जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है आईजीएमसी, मैं ये बात अपने बेटियों को बताना चाहता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं कि हम क्या सोचते और क्या देखते हैं और सच्चाई रखना चाहता हूं। वहां 20 साल से सीटी स्कैन की मशीन है, कहां से खरीदोगे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। होता क्या है कि आप इलाज करवाने के लिए जाते हैं, जो मौसमी बीमारियां होती है ना वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर हो जाती है, उसका डायग्नोज नहीं होता। और जब डायग्नोज होता है आपको ये नहीं पता लगता कि आपकी बीमारी आपकी जानलेवा होगी। और मैं ये कहना इसलिए चाहता हूं, हम उसमें सुधार कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, मैं हॉस्पिटल जाता हूं, पहले जब मैं मुख्यमंत्री तक खुद जाता था, खड़े हैं, बीमार हो गए, फिर यार अब बाबू आपकी बीमारी बढ़ गई, आप पीजीआई चले जाओ। पीजीआई में धक्के खाएंगे, अगर बीमारी पकड़ ली तो ठीक हो जाओगे, बीमारी पकड़ी नहीं तो अपनी जान चली जाएगी, एम्स में चले जाओ। और उस समय व्यक्ति क्या कर सोचता, जो बीमार होता है, जितना भी पैसा लगे मेरी जान बच जाए। ये तरीका हम जो सोचते हैं वो इसलिए सोचते कि हमारे पास उस लेवल की मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मेडिकल टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपके पास पैसा चाहिए। हमने कहा कि वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए और हमने इस दिशा में काम कर रहे हैं। 1 साल बाद आप देखेंगे, मैंने सभी हॉस्पिटल्स की मशीन्स बदलने के लिए 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाया है और आईजीएमसी और टांडा को अपग्रेड करने के लिए वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी का हमने पैसा स्वीकृत किया। हमारे यहां आपको बताना चाहूंगा, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के बाद, जितनी हमारी जनसंख्या है ना 75 लाख के करीब है, नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश में हम दूसरे देश के कैंसर आधारित राज्य बनने जा रहे हैं।
अगर हमारी सरकारें हैं, हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। पता लगता है कैंसर हो गया, डर गए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सही समय पर सही चीज का पता लग जाए, उसका इलाज है और वो इलाज आपको जीवन दे सकता है। लेकिन सही समय पर पता कैसे लगेगा जब टेक्नोलॉजी नहीं है? तो इसलिए पहले आपका ये पता लगाना जरूरी है कि डायग्नोज होना जरूरी है कि मुझे बीमारी क्या है। उसके बाद तो बच्चे भी चाहे गूगल के माध्यम से सब कुछ ढूंढ लेते हैं और अच्छा इलाज करवा सकते हैं। तो बीमारी पकड़ने के लिए आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। हिमाचल एक सुंदर प्रदेश है। मैं देश घुमा हूं, विदेश घुमा हूं, हर जगह घुमा हूं, और अभी से नहीं, स्टूडेंट्स लाइफ से, युवा जीवन से, अपने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकाल के समय से मैं हर जगह घूमा। घूमने के बाद मैंने पाया कि हिमाचल से सुंदर जगह कहीं नहीं है। हिमाचल की संस्कृति भी कहीं नहीं है। हम लोग अपने संस्कारों के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे परिवार की नित नई जो चीजें होती हैं हम उसको सीख के आगे बढ़ते हैं। हमारा प्राकृतिक सौंदर्य सबसे सुंदर है। स्नो बाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश के पास। आप लोग बजट नहीं देखते क्योंकि नए बच्चे हैं ना, बजट नहीं देखते। हमने 2 बजट प्रस्तुत किए। पहले बजट में हमने कहा कि हम हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाएं। ग्रीन स्टेट का मतलब क्या है? हरा भरा नहीं है ये पेड़ लगा दिए, ये कर दिए। जो भी पोल्यूशन लेवल के जो हमारे प्रदेश में जो भी चीजें हैं उसको हम कम करने जा रहे हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चलते हैं। आपने देखा होगा मैं छोटी गाड़ी में चलता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। और अभी हमने सरकार में तकरीबन 80 के करीब इलेक्ट्रिकल व्हीकल सरकारी अधिकारियों को दिए। इलेक्ट्रिकल बसेस में हम करने जा रहे हैं। हमारे पास 5 सेक्टर हिमाचल प्रदेश में है और फ्यूचर की जनरेशन को ये 5 सेक्टर याद रखने कि सबसे बड़ा हमारे पास अगर कोई चीज हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में आत्मनिर्भर बना सकती वो पानी है। ये पानी बहता हुआ सोना है। इस पानी से जो बिजली बनी वो देश को रोशन कर रही है। हिंदुस्तान का 25% हाइड्रो प्रोजेक्ट की जनरेशन हिमाचल में हो सकती है। हुआ क्या? हमारे एक कंपनी जो हमारे पानी पर बनी एसजेवीएनएल वो 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई और हमारी कंपनी, हमारा जो हिमाचल प्रदेश के राज्य का बजट है, जो हमारा बजट है वो 55,000 करोड़ रुपए का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे पानी का इस्तेमाल किया और बिजली बेची। तो हम उसमें भी बदलाव ला रहे हैं कि हिमाचल की जो संपदा है वो पानी है। दूसरा टूरिज्म। टूरिज्म सेक्टर में पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अगले वर्ष हम हेलीपोर्ट से जोड़ देंगे। यानी कि चंडीगढ़ से आप जब शिमला आओगे तो आप 15 मिनट में शिमला पहुंच जाओगे। चंडीगढ़ से अगर आप कांगड़ा जाओगे तो आप 50 मिनट में कांगड़ा पहुंच जाओगे, लाहौल स्पीति पहुंचे। सारे हेडक्वार्टर्स को हम जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? जितना टूरिज्म हम बढ़ाएंगे उतना हमको जीएसटी का पैसा आएगा और जब जीएसटी का पैसा हमारे पास आएगा हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज बनेंगे। एयरपोर्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये आपको जागरूक रहना है। आप ये मत सोचिए कि हम कॉलेज में हैं। कॉलेज लाइफ सबसे अच्छी होती है। सबसे अच्छी पहले होती है स्कूल लाइफ, जहाँ कोई फिक्र नहीं होता। फिर होती है कॉलेज लाइफ, फिर होती है यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद होती है नौकरी की लाइफ। नौकरी में फिर फिक्र ही फिक्र होती है। ये सच्चाई है जीवन। लेकिन हम अपने युवाओं को रोजगार कैसे दें? और जो नशे की आदत पड़ रही है उस तरफ भी हमने कदम उठाए। आपने देखा होगा कि आए दिन हम नशे के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं और हमारी जहां भी नशे के खिलाफ कोई शिकायत मिल रही है, जेलें हमारी भर चुकी है और सख्त कदम उठाएंगे। युवाओं को रोजगार देने का दायित्व सरकार का है। महज सरकारी
रोजगार नहीं होता, जहां आपको आमदनी हो, जहां आपकी आय बढ़े, वो भी रोजगार होता है। इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपके बीच में आज आया हूं। मैं उन सब प्यारी बेटियों को जिन्होंने हाउस कैप्टन्स हैं, हमारी एडमिरल्स हैं और म्यूजिक सोसाइटी है, डिजास्टर की सोसाइटी है, आप उन सब प्यारी बेटियों को अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, ताकि वो इसे इसके अलावा आपसे एक अनुरोध भी करता हूं, भविष्य का हिमाचल कैसे हो। भविष्य में जब आप जीवन काल में जिस भी उम्र में पहुंचे, तो आपको एक सुकून कि आज हम आत्मनिर्भर हिमाचल में रह रहे हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और खासकर बेटियों को, जब से हमारी सरकार आई है, अगर 2 साल में आप कोई परिवर्तन देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग में मैं मैक्सिमम जो ऑफिसर्स लेवल पर उनको शामिल करता हूं और उनको बढ़ावा देने के लिए हम नित्य नए कदम उठा रहे हैं। कई कानून आपके विरुद्ध थे जिसको हमने खत्म किया, अभी और खत्म करने की जरूरत है। और खुशी मुझे उस दिन होती है जब हमारी बेटियां पूरे हिंदुस्तान में जब कहीं भी मुझे मिलती है तो बड़ा हौसला आता है। अभी मैं एक बेटी से पूछ रहा था कि हिंदुस्तान का पहला राज्य कौन सा है जहां बेटियों की विवाह की उम्र को बढ़ाया गया है। हाथ खड़ा करेंगे, बताएगा कुछ? नहीं बता। वो पीछे वालों को इसलिए पता कि अभी मैंने बताया, सिर्फ 3 को पता है। पूरी इस सभागार में 500-700 बेटियां बैठी। हमने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्यारी बेटियों की उम्र को कानूनी रूप से विधानसभा में बिल पास किया और 18 से बढ़ाकर 21 साल। हम हिंदुस्तान के पहले राज्य है जहां बेटियों की उम्र को 21 साल किया। अभी आपने देखा कई जगह गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, उसमें हम 30% रिजर्वेशन पुलिस में भी है, महिलाओं को दे रहे। अभी वन मित्र की भर्ती हुई, उसमें भी 2000 वन मित्र हमने रखे तो 56% बेटियां आई। और जहां भी जाता हूं मैं कॉलेज में, अभी मैं सिर्फ 2 ही कॉलेज में गया, गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि मेरा अपना कॉलेज था संजौली का, वहां भी बेटियां टॉप कर रही थी। और जब हम थे तो उसमें कोएड नहीं था, इस पर कोएड है। तो मैंने कहा बच्ची बेटियों की संख्या कम है पर लड़कों की ज्यादा है, टॉप भी बेटियां कर रही। तो ये चीज इस चीज को दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारे माँ बाप, हमारे परिवारों ने, जहां अभी भी दकियानूसी कानून चलते हैं, बच्चों को और बेटियों को पढ़ाने में, चाहे बेटे हैं चाहे बेटियां, कोई हिचकिचाहट नहीं रखी, उनको मदद की। और भी कई कानून बदले हैं। तो मैं इसलिए भी खुश रहता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए। आने वाला हिमाचल हिंदुस्तान का 2032 में सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जहां हिमाचल के लोग गर्व से कह सकेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट स्टेट से आते हैं। आपके हाथ में पैसा होगा, उसके लिए हम फैसले कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फैसले करके कैसे अपने रिसोर्स को हमने आगे बढ़ाना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी प्रिंसिपल महोदय और टीचर्स को, क्योंकि मैं यहाँ आया था, जब मेरे को बुलाने आए तो मैंने कहा कि समय नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप चाहे थोड़े समय के लिए आ जाइए। उस समय 2-3 कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, तो मैंने बोला मैं आपके कॉलेज में आऊंगा। तो मैंने कहा था मैं कुछ दूंगा नहीं, पर मैं ये चाहता हूं कि ये हमारी बेटियों का कॉलेज है, आपके जो कॉलेज के लिए, कैंपस के लिए कुछ अगर चाहिए होगा
प्रिंसिपल महोदय और टीचर्स ने बोला होगा सिस्टर को कि कुछ मांगना नहीं, आप मांग सकते हैं, आपको मैं दूंगा, आपने मुझसे मिल लेना है, पर आप जो चीज चाहते होंगे वो मुझे बता देना। और मैं चाहता हूं इस इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन किया जाए और सेल्फ रिलायबल भी हो। तो ऐसे कोर्सेज जो आपने बताए हैं, क्योंकि अभी तो बजट है, अभी समय नहीं होगा, लेकिन आप 17 मार्च के बाद आप अपने कॉलेज से संबंधित जो चीजें आप करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो फ्यूचर में बच्चों को नौकरी दे सके उन कोर्सेज को भी शुरू करें, और उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा हम आपके साथ मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अध्यापक वर्ग को, सभी बच्चों को, प्यारी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक बेटी मुझे मिली, मैंने पूछा बेटा आप क्या करोगे, कहते एचएस बनेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमें गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत होती है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन की जरूरत होती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कोई चीज मुश्किल नहीं है जीवन में। अगर आप ये सोचते ना कि मैं इस बार सफल नहीं हुई, मैं इस बार सफलता पास नहीं कर सकी, तो कोई घबराने की बात नहीं है। हम भी ऐसे कई बार नहीं हुए, लेकिन 17 साल की उम्र से चलकर मैं एमएलए बना, काउंसलर बना और आज मुख्यमंत्री बना हूं। तो इसका मतलब कोई चीज जीवन में मुश्किल नहीं। जो भी बेटी हमारा कुछ प्राप्त करना चाहती है, अगर एक बार वो असफल हो जाती है तो ये मत सोचना कि आपके आगे के दरवाजे बंद है। When one door close, another will open। तो इसलिए आप लोग जब पढ़ते रहोगे, करते रहोगे, तो कई प्रकार से ज्ञान आता रहेगा और सफलता आपको कदम चूमेगी। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए और डेडिकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। भटकना नहीं पड़ेगा, वैसे तो भटकेंगे तो अपनी राह से भटकोगे और उस चीज से आप थोड़े दूर हो जाओगे, लेकिन आप उसको फिर भी प्राप्त कर सकते हैं। यही मैं प्यारे बच्चों के साथ कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। Now comes the most awaited performance of the day.